हेलो बच्चों। तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में बहुत 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 स्वागत है आप सबका। आज हम फटाफट तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 3 फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। तो ये वीडियो किस लिए है भाई? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी को फटाफट काम की चीजें उसमें से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी लगभग 30% तक करवा दूंगा। मतलब 70% तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली 30% मसाला मार करेंगे इसमें अपन, जिसको आप पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी से प्रिपेयर हो जाएगा। जनरली हमारी टेंशन होती है यार कि एनसीईआरटी में छोड़ के जा रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, मैं किसी रिफ्रेशर से पढ़ रहा हूं, मैं जेई नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी एनसीईआरटी छूट रही है क्या? तो अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से अपन, सीरीज का नाम ही फटाफट है, इसको अपन क्या करने वाले हैं, मैं सब मार्क कराने वाला हूं। तो जैसे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपने किसी रिफ्रेशर से या अपने ट्यूशन पे या स्कूल में अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है ना, कहीं से भी आपने पढ़ लिया। अब आपको चाहिए कि मैं एनसीईआरटी भी एक बार कर लूं ताकि मेरी छूटे नहीं, कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैंने एनसीईआरटी पूरी कर ली। तो मैं इसमें सारे सेक्शंस मार्क करा दूंगा आपको, लाइन बाय लाइन चलेंगे अपन। मैंने अपनी एनसीईआरटी में हार्ड कॉपी में तो मार्क पूरी कर ही ली है, अभी ये इसमें सारा मार्क करते हुए चलेंगे। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी किताब लेके आ जाइए, साथ के साथ में मार्क करते चलिए, ठीक है। और जेई नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ जो मैं लाइंस मार्क करा रहा हूं वो पढ़ लेना, और बोर्ड लेवल के लिए भी ये लाइंस पढ़ लेना चैप्टर पढ़ने के बाद। जो लोग फर्स्ट टाइम शुरू से ही एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं और कोई रिफ्रेशर या इधर उधर से नहीं करते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो तो यार पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ते चलना, जो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जनरली कोई करता नहीं है यार, क्योंकि इसमें कुछ चीजें इतनी डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन करी है कि समझना मुश्किल काम है, वो उसका आसानीकरण करना चाहिए। और जो बच्चे ईसरल के वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में, पूरा विजुलाइज करने के बाद में ईसरल ऐप से, जिसमें सारा विजुलाइजेशन करा रखा है, उसके बाद ये जो लाइंस में मार्क करा रहा हूं ये पढ़ ले, आपकी एनसीईआरटी की टेंशन खत्म, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी किताब लिया हो और पेन पेंसिल जो भी है वो लेके आ जाओ, साथ में मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मार्किंग आपको पता है कैसे करते हैं अपन भाई, ब्रैकेट में लगा के क्रॉस कर दिया मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है, राइट कर दिया मतलब ये पढ़ना है। ओपीटी, ये ओपी नहीं है, ओपीटी मतलब ऑप्शनल है। ओपीटी का मतलब है ऑप्शनल, टाइम हो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। डीईआर मतलब डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, जो छोड़ देने के वो मैं छुड़वा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो यार, ये इंट्रोडक्शन, ये 7वीं कक्षा से मोशन पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको पूरा यहां से लेकर यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर लो। पूरे पेज पर यहां से लेकर यहां तक भी ये आपको पूरा एरर तक, ये यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज लाइन ये पढ़ लेना, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपके काम का हो गया। फिर ये काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन, भाई मैंने एक एक लाइन पढ़ रखी है पहले, पूरी इसकी एक एक लाइन मार कर रखी, तब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये पार्ट हटा देना। तो देखो पहले पेज पे सिर्फ 2 लाइन अपने काम की निकली। अब आप सोच के देखो, आप अगर एनसीईआरटी पूरी खुद से पढ़ते बाद में भी, तो आप एक एक लाइन खर्च करते हैं, यहां से अपना एक एक लाइन पढ़ते हैं। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन यूनिवर्स, पता है यार। वी टॉक और रन, राइड अ बाइसिकल, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव, फलाना ढिमाका, पता है यार। तो 2 चीजें खर्च होती है हमारी, टाइम और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ब्रेन पावर। ब्रेन पावर क्या है, कचरा 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 छाटने में चल जाती, तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मिस ही हो जाती। तो 2 चीजों की बचत हो रही है, वो भी फटाफट तरीके से। एक तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट ब्रेन पावर, सही चीजों में लग रही है वो, ठीक है। तो मार्क करते हुए चलो, ठीक है ना। अब ये जो है यहां से लेकर पूरा ये यहां तक पोजीशन, पाथ और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ये भी बचपन से वैसे आप पढ़ते आ रहे हो। यहां से लेकर पूरा ये यहां तक, इसको भी क्रॉस कर लो। बस मैं 2 लाइन पढ़ लेना कि यार ये ओरिजिन
जिसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जिसकी आंखों से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो लाइन है, ये जो 3 लाइन है, ये काम की है पढ़ने की। इसमें बताया हुआ है कि मोशन और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये पढ़ लेना। इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक स्किप कर डालो पूरा। ये जो पार्ट है ये अपना ऑप्शनल है, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा है कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, मैं आपको समझाता भी चलूं साथ के साथ में कि यार एक कार एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होती है, एक कार एक के रेस्पेक्ट में मोशन में होती है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, यहां से लेकर पूरा यहां तक आप छोड़ सकते हो, ये आता है आपको ऑलरेडी। ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाथ लेंथ भैया 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। पाथ लेंथ डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। तो आप ये यहां से लेकर यहां तक स्किप कर दो, ये आता है आपको यार, मतलब ये आता है। ये डेफिनेशन पढ़ लो, डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। ठीक है ना, एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। तो इतनी ब्रेन पावर आपकी बचा ली देखो इस वीडियो ने। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये एग्जाम्पल है, स्किप कर दो, एग्जाम्पल लिख देता हूं, ईजी सिंपल एग्जाम्पल है। ये पढ़ लेना, पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर बाद में आएगा लेकिन यहां बोल रखा है इसलिए पढ़ लो इसको, स्केलर क्वांटिटी है। ई सरल में अपन पहले ही पढ़ लेते हैं वेक्टर। ठीक है ना, ताकि ये सब टर्म्स वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, अब यार ये चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वैसे तो आपको पता है पर फिर भी मैंने मार्क करा दिया। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक हटाओ, डेल्टा x x2 माइनस x1 होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको मार्क कर लो, काम खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इतना इतना मार्क कर लो बस यहां पर। ठीक है, इसके बाद में यहां से लेकर ये ऑप्शनल है, ओपीटी ऑप्शनल है भैया। ये यहां पर ये क्या एग्जांपल बता रहा है पूरा यार कि ये यूं गया फिर यूं आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो उसको, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये यहां तक ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं, कटा नहीं रहा, ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये इस बात का एग्जाम्पल है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डाउट्स हो, अगर एग्जाम्पल देखना हो तो ये पढ़ लेना, नहीं तो जाने देना। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ नॉन 0 ही रहेगी। भाई घूम के वापस वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन पाथ लेंथ नॉन 0 हो गया, डिस्टेंस नॉन 0 हो गया। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल दे रहा है, क्लैरिटी चाहिए और तो एग्जाम्पल पढ़ लेना यहां से यहां तक, दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फलाना ढिमाका, यहां तक क्रॉस कर दो। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट पढ़ लेना, ये वाली लाइंस जो है ये ग्राफ के बारे में बता रहा है। अब यहाँ ग्राफ आ गए थोड़े से, तो ग्राफ वाला पार्ट पढ़ लेना। ये पेज नंबर 41 पे बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से हम। ठीक है ना, तो भैया ये वाला पार्ट भी पढ़ लेना पूरा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यहां से थोड़ी सी काम की चीजें चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप पढ़ लो। ये ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये ग्राफ्स आप अगर ग्राफ्स में चैंपियन हो तो छोड़ सकते हो, और ग्राफ्स अगर थोड़े से प्रैक्टिस करनी हो तो ये तीनों ग्राफ्स का जिक्र अलोंग दी लेक्चर कर रखा है जो मैं मार्क कराता जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से जैसे भी है ना एग्जाम्पल है, ग्राफ का अगर एग्जाम्पल है ये, ग्राफ में अगर और एक्सपर्टाइज करनी हो तो पढ़ लेना, नहीं तो जाने दो इसको भी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक आप छोड़ो, यहां से एक्चुअल डेफिनेशन चालू हो रही है कि भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज एनसीईआरटी बार का साइन लगा के करता है, नाले को बार का मतलब गलत मत समझो, ये बार मतलब ये ऊपर लाइन जो है ना, ये लाइन है जो ये चीज है ये। ठीक है ना, ये ऐसे करके करता है ये एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो भैया अब बार रिप्रेजेंट सिंबल फॉर वेलोसिटी। ठीक है, ये बार की बात कर रहा है यहाँ पर। ये एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अंडरलाइन करते जाना, पढ़ते जाना। और ये यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसलिए ये मार्क नहीं करा रहा।
ठीक है ना, इसको यहां से उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगले पेज पे आते हैं भैया, अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे ये एक एग्जाम्पल है, अगर लग रहा है कि मेरे को ये पूरा ये यहां तक एग्जाम्पल है, ये है ना एग्जाम्पल है एवरेज वेलोसिटी का, प्रैक्टिस करना है, लग रहा है जरूरत है तो कर लो, कैन बी स्किप्ड। जो एग्जाम्पल कंपलसरी करने ना मैं उस पर टिक लगाऊंगा, बताऊंगा कि यार ये तो करो ही सही, लेकिन अभी हलवा हलवा एग्जाम्पल आ रहे हैं यार, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक लाइन बारीकी से पढ़ के मार करा रहा हूं आपको कि भाई जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो एवरेज ज्योमेट्रिकली, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ सीकेंट है, स्लोप ऑफ सीकेंट वो इस लाइन में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना पूरा का पूरा, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक ग्राफ है लेकिन इनको आपको समझना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में आप इसको छोड़ सकते हो, ये वाला पैराग्राफ छोड़ दो, देखो 5-5 लाइन भी कटती है ना तो भी बहुत टाइम बचता है। ये आप यहां से लेकर यहां तक पूरा ले लो, और ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया कि एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, जैसे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ जो है ये अच्छा पैराग्राफ है, ये काफी अच्छा पैराग्राफ है, सब बच्चों को पढ़ना है, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की कर रहे हो, चाहे जेई की कर रहे हो, ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यार एक बार देख लेना, ये एग्जाम्पल एक बार देख लेना, ठीक है। और इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये समझना है, ये सीधे सीधे एग्जाम्स में आ भी जाती है, ठीक है, समझ गए। अगेन इसको आप पढ़ लेना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे, अभी तक एवरेज का मामला चल रहा था, अब जरा इंस्टेंटेनियस पे आते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां तक इंस्टेंटेनियस आपको पता है यार क्या होती है, इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पर होती है, तो ये ऑप्शनल है, कुछ भी नहीं पता हो बेसिक से पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, नहीं तो जाने देना। इसका फॉर्मूला ये होता है डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो ये वही बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैं फिर बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मतलब शुरुआत ही इस किताब से पढ़ रहे हैं, वो एक एक लाइन पढ़ना, लेकिन जो पहले से पढ़ चुके हैं किसी भी सोर्स से और थोड़ा बहुत चैप्टर आता है तो जो मार्क करा रहा हूं वो पढ़ते जाओ, पूरा चैप्टर 30% से कम टाइम में हो जाएगा जितना आपको लगता, ठीक है। और साथ के साथ में मार्क कर लेना, बाद का वेट मत करना कि सर बाद में मार्क कर लेंगे, नहीं, अभी टाइम का यूज उठाओ, वीडियो देखते देखते मार्क करते जाओ, ठीक है। ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, तो छोड़ दो, ठीक है। अब ये जो चीज है ना ये पूरा इंस्टेंटेनियस का एक्सप्लेनेशन है, जो कि काफी मतलब आपको मैथमेटिकल लगेगा, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है कि यार पहली बार आपके जीवन में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ठीक है ना। तो ये आप एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी करने की कोशिश कर रहा है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है, एवरेज वाली स्लोप ऑफ सीकेंट होती है, इंस्टेंटेनियस वाली स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है, समझाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट है ना यार, ये क्या है कि ये पूरा एंड अगले पेज पे पूरी एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश करी है, पर वो पढ़ के समझना वाकई में मुश्किल है। तो आपको अगर इंस्टेंटेनियस की फील लेनी हो ना तो यार देखो हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है, इसरल ऐप के वीडियो का पार्ट है एक, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन फिजिक्स क्लास 11th दीवाना बना दे, सर्च करना आप, इसकी साउंड ऑफ कर रखी है मैंने अभी, आप इसको पढ़ना, देखो इसको देखना, 5 मिनट का वीडियो है ये, इसमें आपको एनिमेशन के साथ में ये लेडी जो है गाड़ी चला रही है और ये पुलिस वाले भाई साहब हैं, इससे समझ में आएगा पूरा कि यार इंस्टेंटेनियस रेट की फील क्या होती है, और आप फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे, ये गारंटीड है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा इसरल के अपने चैनल पे, मोशन स्ट्रेट लाइन दीवाना बना दे, सर्च कर लेना और ये वाला वीडियो आ जाएगा, राइट। चलो ठीक है, तो यार पूरा जो ये पार्ट है ना, ये पूरा ये लाइन पढ़ लेना, इसमें टेंजेंट वाली लाइन, ये यहां से लेकर पूरा जो मैंने मार्क कराया है ये यहां तक जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लोगे तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, मतलब कि टेंजेंट वेंजेंट बन जाती है, वो पार्ट ऑलरेडी है, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट जो है आप ये वाला पढ़ लेना, ठीक है ना। आप ये वाली लाइंस पढ़ लेना आप, ठीक है, डन। ये वाली लाइंस पढ़ लेना, ठीक है। अब ये बोल्ड में लिखा हुआ है लेकिन ये वैसे कुछ ज्यादा काम का नहीं है, तो आप यहां से लेकर पूरा एंड तक ये पूरा बेसिकली ये यहां तक, ये यार मतलब आप दीवाना बना दे। आपने देख लिया वो लेक्चर, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसराइल ऐप डाउनलोड कर लेना और डिटेल में पूरा ये समझ जाओगे। रेट ऑफ चेंज नाम का लेक्चर है। किस नाम से लेक्चर है? रेट ऑफ चेंज। इसराइल ऐप में फिजिक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स 1D। काइनेमैटिक्स 1D कहाँ मिलेगा? ये इसराइल की ऐप में। जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी हो डाउनलोड कर लेना, फ्री डेमो में मिल जाएगा आपको ये वाला लेक्चर। काइनेमैटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 2 है रेट ऑफ चेंज। पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये बहुत टफ है, एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर समझाया ना, मतलब पढ़ के समझ में नहीं आएगा, कोशिश करनी हो तो कर लेना, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक आप इसराइल ऐप से पढ़ लेना ये वाला पार्ट। और फिर ये वाला जो पार्ट है अपना, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, छोड़ सकते हो। टेबल कुछ काम की नहीं, उसी पार्ट का है। ये एग्जाम्पल अगेन ऑप्शनल है, सिंपल एग्जाम्पल है, चाहो तो करना। बेसिक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल देना खत्म हो गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक पार्ट जो है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस Y100 का आंसर जब आप पढ़ोगे ना, आपको इसराइल ऐप में मिल जाएगा। इसराइल ऐप में वेलोसिटी वाले पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम या बराबर होती है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिजिक्स की फील वाला क्वेश्चन है ये आपको वेलोसिटी वाले लेक्चर में मिल जाएगा काइनेमेटिक्स 1D चैप्टर में, इसराइल ऐप में, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से लेकर अब यहां तक इसको छोड़ देना, ठीक है ना। ये बेसिक्स है यार, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है अगर, तो भैया एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है, सीधे यहां पर जंप मार जाना, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता है हमको, ठीक है। फिर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सीकेंट की स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देती है, एवरेज एक्सेलरेशन देती है। ये पूरा एग्जाम्पल है जो नीचे गिवन है। एग्जाम्पल आपको अगर पढ़ना हो, ऑप्शनल है, मतलब ये एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो पढ़ लो, नहीं तो जाने दो, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहां पर, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और ये टेंजेंट की स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये 2 लाइंस में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पढ़ लेना भैया, ठीक है। ये हम पेज नंबर 45 की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जो एनसीईआरटी मेरे हाथ में उसकी। फिर यहां से लेकर पूरा आगे तक का जो पार्ट है, ये कहां तक नेक्स्ट पेज पे आते भैया बहुत मेहनत लगी एनसीईआरटी पढ़ने मुझे ही। ये ऑप्शनल है पूरा, चाहो तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइंस ये पढ़ लेना जरूर से। ये पूरा पैराग्राफ अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये वो इक्वेशंस, डेरिवेशन, इक्वेशन जो 3 इक्वेशन है वो डेरिवेशन की बात आ गई है, वो 3 इक्वेशन आपको पता है। लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन xt ऊपर, नेगेटिव एक्सेलरेशन xt नीचे, एक्सेलरेशन 0 xt स्ट्रेट लाइन, ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब जो यहां से पूरा पार्ट है ना, ये ऑप्शनल है। इफ आप चाहो तो पढ़ना, इफ वांट टू स्टडी ग्राफ, अगर आपको ग्राफ्स थोड़े से डिटेल में पढ़ने हैं तो इसे पढ़ना, और अगर आपके ग्राफ स्ट्रांग हो तो इसे आप छोड़ देना। ये पूरा पार्ट जो है यहां तक डी पॉइंट तक जो है ना, पूरा पार्ट डी पॉइंट तक ये अपना ग्राफ के बारे में बोल रहा है, पूरा ABCD ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है। तो ग्राफ आते हो अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो भैया छोड़ दो, और अगर ग्राफ आपको ग्राफ में अटकते हो, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, तो ये कर लेना, इसलिए मैंने ऑप्शनल लिखा है।
ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, अब ये एरिया पे आ चुका है। अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, अब एकदम तुरंत एरिया पे आ गया। जनरल प्रूफ, अरे भाई साहब जनरल प्रूफ, जनरल प्रूफ, पुफ 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 पुफ, ये ग्राफ का पार्ट है, ये कर लेना, ये फिगर में ग्राफ एक्सप्लेन हो रखे हैं। जनरल जो पार्ट है यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर दो इसको, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ऑप्शनल भी स्किप कर सकते हो आप चाहो तो। ये भाई वो दे रहा है कि यार ये एरिया अंडर दी कर्व होता है, मतलब चलो ऑप्शनल लिख देता हूँ यार, ऑप्शनल लिख देता हूँ ओपीटी, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इक्वेशंस की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आग लगाओ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी नॉट प्लस ए टी, वी नॉट लिखता है एनसीईआरटी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब ये पूरा आगे तक का जो है ना, ये पूरा पार्ट डेरिवेशन है भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक डेरिवेशन है। जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ लेना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ लेना। जेईई नीट के लिए आप स्किप मार सकते हो, जेईई नीट के पर्सपेक्टिव से पूरा यहां तक जो है स्किप मार सकते हो। देखो मैंने पूरा आपका एक आधा पेज ही स्किप करवा दिया, ठीक है, समझ गए भाई। इसमें बहुत मेहनत लगती है यार, एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने में मुझे ही 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो आपको तो और टाइम लगेगा, ठीक है। ये इक्वेशन सीधे यहाँ पर आ जाओ। एनसीईआरटी में 2 इक्वेशन और लिख लेना, s इज इक्वल टू वी प्लस यू, एनसीईआरटी की भाषा में लिख रहा हूँ, बाय 2 इंटू टी, और s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन और याद रखना आप, ये s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी और s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन भी आपको और याद रखनी है, तो 5 इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। 5 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन हो जाएंगी। फिर ये पार्ट ऑप्शनल है, ये डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन की टर्म्स में लिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शनल है ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। अब यार ये डेरिवेशन जो है ये बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के एग्जाम के हिसाब से कर लेना, जेईई नीट के हिसाब से छोड़ देना इसको। ये पूरा जो डेरिवेशन है ना, ये एग्जाम्पल जो 3.3 पूरा यहाँ तक चल रहा है ये, ठीक है। फिर ये वाला एग्जाम्पल भी ऑप्शनल है, प्रैक्टिस करने तो पढ़ना, नहीं तो जानने देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। 2 मेथड से बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड मेथड, तो पूरा आपका ये स्किप हो जाएगा। देखो ये पूरा आपका ये स्किप हो जाएगा। फिर ये फ्री फॉल का डिस्कशन कर रहा है यहाँ पर, ये फ्री फॉल का जो डिस्कशन है, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो किसी को टपका दो, उसे अंग्रेजी में फ्री फॉल कहते हैं, किसी को टपका दो उसे अंग्रेजी में फ्री फॉल कहते हैं। ये पार्ट भी ऑप्शनल है, ये आप ऑलरेडी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ के आए होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ग्राफ देख लेना, ये ग्राफ देख लेना इसके, बस ये, ठीक है। तो फ्री फॉल यार ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू -9.8 के बराबर ले लो, बस ये आपको पता है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। ग्राफ पढ़ लेना इसके, ये ग्राफ पढ़ लेना मोशन अंडर ग्रेविटी के, ठीक है। अब देखो यार ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको किसी को नहीं छोड़ना, ये मस्ट डू है। क्या है कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इक्वल टाइम इंटरवल में 1357 के रेशियो में डिस्टेंस कवर करती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी है, 1357 के रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। टपका दो रेस्ट से तो भी 1357 के रेशियो में करेगी, समझ गए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आप छोड़ सकते हो। रेस्ट से स्टार्ट करी बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन की 1357 में करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ये जो प्रूफ है ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हो आप, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। पूरा फ्री फॉल में भी ऐसे ही होता है ये, ठीक है, ये पूरा ऑप्शनल पार्ट है यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब एनसीईआरटी ने यहां पर एक क्या चालाकी करी, कुछ टर्म्स है ना एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, इसलिए जनरल जल्दीबाजी में क्या होता है बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते, नहीं, यहां ये गलती मत करना। ये जेईई मेन और नीट में सीधे सीधे आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, एक एक लाइन पढ़ रखी है इसलिए बता रहा हूं आपको, जेईई नीट से रिलेट करके बता रहा हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है ना, वो यहां पर गिवन है, ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक की दूरी को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब इस ये पूरी चीज पढ़नी है आपको। अब इसमें जो लाइन लिखी है ना कि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जेईई में नीट में कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ चुका है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वाला पार्ट डेफिनेटली पढ़ लेना।
यहां तक ये वाला पार्ट डेफिनेटली पढ़ लेना, ठीक है ना। ये लाइन नीचे चलेगी थोड़ी सी, खिसक गई ये लाइन, खिसक गई खिसक गई खिसक गई। और ये जो है ये आप ये तो ठीक है, एग्जाम्पल है ये तो, ठीक है ना। और ये ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्कूल में यार वो स्कूल के जोन के पहले लिखा रहता है ना, इतनी लिमिट है भैया स्कूल की, ये लिमिट स्कूल की कह रहे, गाड़ी स्कूल एरिया में इतनी तेजी से मत चलाना, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बेसिस पे होता है कि यार वे बच्चों को उड़ाने दे कोई, ठीक है ना। फिर सिमिलरली रिएक्शन टाइम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है वो इसमें गिवन है। जब हम कोई इवेंट देख लेते हैं, हमने देखा यार सामने एक बच्चा आ गया, गाड़ी चला रहा हूं मैं, सामने एक बच्चा आ गया, मैं सोच में पड़ गया यार ब्रेक लगाना चाहिए, तो मैंने आंखों से लेकर ब्रेन के डिसीजन तक, जब तक मेरा पैर ब्रेक पे नहीं पड़ जाए, उस टाइम को, सोचने का जो टाइम है, एक्शन से एक्शन होने के पहले, देखने के बाद एक्शन होने के पहले के टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं। मैं कितने टाइम बाद रिएक्ट करता हूं उस पे, उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन टाइम पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। चलिए अब ये चीज यार ऑप्शनल है, रिएक्शन टाइम का एग्जांपल बता रहा है, ऑप्शनल है ये पार्ट। नाउ कम्स द रिलेटिव वेलोसिटी, ये पूरा आप छोड़ दो, ठीक है ना। रिलेटिव वर्ल्ड में रिलेटिव मोशन को समझना है, ई सरल ऐप में रिलेटिव मोशन का लेक्चर देख लेना, दीवाना बना दे में भी आपको रिलेटिव मोशन का मिल जाएगा, कौन सी ट्रेन चली कौन सी नहीं चली, मजा आ जाएगा एकदम आपको। आप उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना, छोटा सा 3 मिनट का वीडियो है, ई सरल की यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, ऐप का ही पार्ट ले रखा है, जिसमें दोनों ट्रेन्स आती है चली जाती है, मस्त वीडियो एकदम, रिलेटिव मोशन की पूरी फील आ जाएगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव मोशन सर्च कर लेना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिलेटिव मोशन सर्च कर लेना, ये मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब देखो तो यार ये पूरा जो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है ना, जो रिलेटिव मोशन का जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये देखो यार ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये पूरा डेरिवेशन है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये डेरिवेशन पार्ट है, कुछ काम का नहीं है ज्यादा। ये रिलेटिव वेलोसिटी VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज VB माइनस VA, वेक्टर फॉर्मेट में होता है, ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है, और VAB इज VA माइनस VB, बस ये याद रखना है आपको। बाकी रिलेटिव मोशन तो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में बहुत कम है, वो तो आपको या तो ई सरल ऐप से पढ़ना पड़ेगा या किसी अच्छी किताब से पढ़ना पड़ेगा जिसमें रिलेटिव मोशन डिटेल में गिवन हो। ई सरल ऐप में पूरे रिलेटिव मोशन का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है, एनसीईआरटी में बहुत कम गिवन है, तो यार कुछ नहीं कर सकते इसका। बाकी हाँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने मार्क करा दी। अब ये जो पार्ट है ऑप्शनल है, समझाया हुआ है थोड़ा बहुत कि भैया रिलेटिव मोशन का फंडा क्या है, ग्राफ व्राफ से यहाँ से समझाया हुआ है, तो ठीक है। तो ये पूरा नीचे तक जो है ऑप्शनल है, टाइम हो तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये एग्जाम्पल कर लेना, रिलेटिव मोशन का थोड़ा फील आ जाएगी, ये वाला एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। टेंटेड, तो भाई पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। तो देखो इसको सेव भी कर लेते हैं यार इस पीडीएफ को, ठीक है। तो देखो यार पूरा चैप्टर जो है 30% रिड्यूस कर दिया मैंने, मतलब 30% रह गया आपके पास में, 70% रिड्यूस हो गया। तो अब एनसीईआरटी छोड़ना मत, ये एनसीईआरटी के एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो गए, काम की लाइंस मार करा दी, पढ़ते चलो और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यार मेरा एनसीईआरटी में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। मचाते रहो, फोड़ते रहो, और ई सरल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।